नमस्कार, संस्कृति पीसीएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। चलिए जल्द से देख लेते हैं आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जिन पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। और आप सभी कमेंट अब बहुत कम करते हैं, आंसर्स भी नहीं देते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप आंसर दिया करिए, क्योंकि इससे आप लोगों की ही प्रैक्टिस होगी। कुछ गिने चुने बच्चे हैं जो मुझे डेली आंसर देते हैं, डेली उनके मैं आंसर्स देखती भी हूँ, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करिए कि जो चीज़ें मैं आपसे अगर पूछ रही हूँ ड्यूरेशन वीडियो, तो आप उसका रिप्लाई ज़रूर करें। आप सभी के लिए सूचना है कि हमारा जो दिल्ली और प्रयागराज सेंटर है, दोनों जगह से भी आपके नए बैच शुरू होने वाले हैं। दिल्ली सेंटर में 28 जून से और प्रयागराज सेंटर में 3 जून से। तो जहाँ पे भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं जाकर के ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नंबर और वेबसाइट पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं आज की न्यूज़ की। टोटल 6 न्यूज़ है। सबसे पहले बात करेंगे यूनेस्को के 7 सबसे खूबसूरत म्यूजियम में शामिल हुआ स्मृति वन। इसके बारे में बात करेंगे। तो इम्पोर्टेंट हमारे लिए इसमें क्या है, स्मृति वन इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए ये कुछ इस तरह की का दिखाई देता है, स्मृति वन का पिक्चर है ये। आगे बात कर लेते हैं। तो हाल ही में स्मृति वन अर्थक्वेक म्यूजियम को यूनेस्को के 7 सबसे खूबसूरत जो म्यूजियम्स हैं उनकी सूची में रखा गया है। इस म्यूजियम को प्रिक्स वर्सेल्स अवार्ड, कौन सा अवार्ड है, प्रिक्स वर्सेल्स अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। यूनेस्को की तरफ से यह अवार्ड आर्किटेक्चर और डिजाइन के लिए प्रदान किया जाता है। तो यह अवार्ड देते किस लिए हैं हम, आर्किटेक्चर, जिन्होंने बहुत अच्छा आर्किटेक्ट किया है, कोई चीज बनाई है या फिर उसको डिजाइन किया है, उसके लिए अवार्ड मिलता है। आगे बात कर लेते हैं। स्मृति वन अर्थक्वेक म्यूजियम है कहाँ पर, तो ये गुजरात के भुज में आपका स्थित है। कहाँ पर है, गुजरात के भुज में यह आपका बना हुआ है। ठीक है, आगे क्या है कि इसे वर्ष 2001 में कक्ष और भुज में आए जो भूकंप थे उसको उस टाइम क्या स्थिति थी, इन सबको देखते हुए यहाँ पर बनाया गया था। जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई वहाँ पर इनको मेंशन किया गया है। यहाँ साउंड, लाइट और वाइब्रेशन से 2001 में आए भूकंप को दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है लोगों को। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी ने 28 अगस्त 2022 को इस म्यूजियम का उद्घाटन किया था। तो कब किया था, 28 अगस्त 2022 को। अब बात कर लेंगे हम आगे नेक्स्ट न्यूज की हमारी, जो कि है आईएनएस सूरत। किससे संबंधित है ये आईएनएस सूरत, तो ये समुद्री ट्रायल इसका शुरू हो गया है आईएनएस सूरत का, इसलिए यह हमारे लिए चर्चा का विषय बन जाता है। ठीक है, हाल ही में विशाखापट्टनम श्रेणी के विध्वंसक आईएनएस सूरत का समुद्री ट्रायल किया गया। तो किसका समुद्री ट्रायल हुआ है, आईएनएस सूरत का समुद्री ट्रायल हुआ है। इसे वर्ष 2025 में नौसेना में कमीशन की ने क्या किया था, योजना के तहत इसको लाया था, इसकी योजना बनाई थी लाने के लिए। इसे वर्ष मई 2022 में लॉन्च किया गया और मझगांव डॉक लिमिटेड द्वारा इसको बनाया गया है। तो बनाया किसने है, मझगांव डॉक लिमिटेड। सूरत प्रोजेक्ट 15B श्रेणी का चौथा विध्वंसक जहाज है। पहले 3 कौन से हैं, तो पहला जहाज विशाखापट्टनम, दूसरा मोरगुआओ और तीसरा आपका इम्फाल है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसमें नेक्स्ट न्यूज हमारी क्या है, चीतों का दूसरा घर होगा गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य। ये अभ्यारण्य चर्चा में है आपके लिए। पीसीएस अभी यूपीएससी का पेपर आया था, आपने देखा कि उसमें भी फैक्चुअल चीजें अब पूछी जाने लगी हैं। ठीक है, तो अब इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको फैक्चुअल भी थोड़ा सा प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो फैक्चुअल आपको प्रिपेयर करना है। साथ ही साथ यहाँ पर इस टाइप के जब भी कोई भी न्यूज आ जाती है अभ्यारण्य से रिलेटेड, आप सभी के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है वो बहुत ही ज्यादा। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में चीतों के नए रहवास, रहने की जगह, रहवास का अर्थ है रहने की जगह जहाँ पे वो रह सकते हैं, गांधी सागर अभ्यारण्य का दायरा बढ़ाने का निर्णय किया गया है। कि वो जिस एरिया में रह रहे थे उस एरिया को आप क्या कर रहे हैं, वो एक्सपेंड कर रहे हैं ताकि और लोग वहाँ पर रह सके। देखिए इस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी का टाइम है, जानवरों को पानी की आवश्यकता होती है। कई बार जिस जगह वो एरिया में रह रहे होते हैं कुछ बफर जोन्स होते हैं वहाँ से, तो वहाँ पर कई बार चीज़ें नहीं मिलती, उनको पानी सूख जाता है, इस तरीके की प्रॉब्लम को उनको फेस करना पड़ता है। तो अब इसलिए उनका एरिया एक्सपेंड किया जा रहा है ताकि उनका अच्छे से रखरखाव किया जा सके और वो सही प्रकार से रह सके। आप भी अपने घरों में ज़रूर छत पर चिड़िया जैसे आती हैं उनके लिए पानी ज़रूर रखिए। अगर आपके घर के बाहर कोई ऐसा एरिया टब टाइप का जहाँ पर आप पानी भर सकते हैं तो गायों के लिए ज़रूर वहाँ पर पानी भर के रखिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। केंद्र सरकार ने इसकी सीमा के बाहर 3 किलोमीटर के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन बनाने का गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है कि 3 किलोमीटर का क्षेत्र अब क्या बनेगा, इको सेंसिटिव जोन बनाया जाएगा। बात कर लेते हैं हम गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य की।
तो यह मध्य प्रदेश का जो मंदसौर है और जो नीचम जिला है इसकी उत्तरी सीमा पर स्थित है। कहाँ पर है, याद रखना, आपका मंदसौर और नीचम जिला जो है मध्य प्रदेश का, वहां पर यह अभ्यारण्य 368.62 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और चंबल नदी अभ्यारण्य के बीच से होकर के गुजरती है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। कभी कभी इस तरीके के स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं आपको ड्यूरेशन क्वेश्चन, और वहां पर लिख दिया जाता है कि गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य है, उससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और उसमें एक आपकी लाइन लिख देगा कि चंबल नदी अभ्यारण्य के बीच से होकर के गुजरती है। आपको लगेगा कि हाँ ये ऐसा हो सकता है क्या, नहीं, गलती होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है देन तो आप क्या कर दोगे, क्रॉस कर दोगे, जबकि ऐसा है कि चंबल नदी इसके बीचों बीच से होकर के गुजरती है। इस अभ्यारण्य को वर्ष 1974 में अधिसूचित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम किसकी, गोवा क्रांति दिवस 18 जून की आज हम बात करेंगे। आज क्या मनाया जाता है, गोवा का क्रांति दिवस मनाया जाता है। और प्रेजेंट में गोवा भारत की जीडीपी में पर्यटक क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा आते हैं तो उसके तौर पर बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है भारत को। तो देख लेते हैं भाई, गोवा क्रांति दिवस प्रत्येक वर्ष 18 जून को मनाया जाता है और वर्ष 1964 में गोवा में इसी दिन पुर्तगालियों ने अपनी मातृभूमि वापस लेने के लिए क्रांति शुरू की थी। ठीक है, कि हम पुर्तगालियों से क्या ले रहे थे, अपनी भूमि को वापस ले रहे थे, इसीलिए वहां पर क्रांति की गई थी। स्थिति को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और डॉक्टर जूलियो मेनेजेस द्वारा मंडगांव में पुर्तगाली शासन के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था और गोवा में 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगाली शासन से स्वतंत्रता मिल गई थी। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। इसमें रक्षा मंत्रालय ने हाल से स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की मांग की है। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड फुल फॉर्म होता है हाल का, याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। तो हाल से क्या किया गया है कि उनको स्वदेशी हल्के जो लड़ाकू विमान है वो चाहिए। साथ ही साथ इस प्रस्ताव में 156 स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की मांग की गई है। इसमें भारतीय सेना के लिए 90 और भारतीय वायुसेना के लिए 66 हेलीकॉप्टर दिए जाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसमें इन हेलीकॉप्टरों की जो अनुमानित लागत अभी वर्तमान में लगाई जा रही है दैट इज 45,000 करोड़। कौन कहता है भारत गरीब है हमारा, 45,000 रुपए के तो हम हथियार ले रहे हैं। ठीक, 45,000 करोड़ है, वो रुपए नहीं है, सिर्फ 45,000 करोड़ रुपए हैं। चलिए, यह दुनिया का एकमात्र हमलावर हेलीकॉप्टर है जो हथियारों और ईंधन के साथ 5,000 मीटर यानी कि 16,400 फीट की ऊंचाई पर भी उतरने के साथ उड़ान भी भर सकता है। ठीक है, इससे उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारतीय वायुसेना और सेना की मारक क्षमता में क्या होगा, उल्लेखनीय वृद्धि होगी। यह सियाचिन ग्लेशियर जैसे उच्च स्थान वाले क्षेत्रों के लिए स्पेशली लाया जा रहा है क्योंकि चाइना वहां पर क्या करता है, हर टाइम कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर क्रिएट करता रहता है। स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर पर एक नजर डाल लेते हैं। देखिए, एयर टू एयर मिसाइल हमारे पास मिस्ट्रल 2, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल धुबास्थ है हमारे पास, नोज गन 20 mm और एफजेड लेजर गाइडेड रॉकेट 70 mm है। सॉरी, आगे देखते हैं स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की 7 खासियत क्या होती हैं, इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती हैं। एक तो ये स्वदेशी डिजाइन एडवांस तकनीकी से बने हैं, किसी भी मौसम ये उड़ान भर सकते हैं, आसमान में दुश्मनों पर नजर रख सकते हैं, हवा से हवा में हमला कर सकते हैं यानी कि एयर टू एयर। ठीक है, ये मिसाइल ले जाने में सक्षम है, 4, 70 और 68 में रॉकेट ले जाने में ये सक्षम है। फॉरवर्ड इंफ्रारेड सर्च, सीसीडी कैमरा और थर्मल विजन और लेजर रेंज फाइंडर भी है, ये इसको फाइंड कर सकते हैं। नाइट ऑपरेशन करने और दुर्घटना से बचाने में भी ये सक्षम है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हेल्प इंडिया रिपोर्ट के बारे में कि हेल्प इंडिया रिपोर्ट क्या कह रही है। हाल ही में हेल्पेज इंडिया रिपोर्ट द्वारा भारत में वृद्धा अवस्था देखभाल चुनौतियों के प्रति तैयारी और प्रतिक्रिया की खोज नाम से एक रिपोर्ट पेश की गई। यह रिपोर्ट 15 जून 2024 को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता विकास के अवसर पर जारी की गई थी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। इसमें तो हेल्पेज इंडिया एक गैर लाभकारी आपका संगठन हो जाता है। इसका उद्देश्य क्या है कि वंचित जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनके हित और देखभाल के लिए काम करना और इनकी स्थिति में सुधार करना और उनके जीवन में गुणवत्ता लाना है।
हेल्प एज इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 65% जो बुजुर्ग हैं वो अपनी वर्तमान आय और बचत एवं निवेश तक पहुंच के मामले में वित्तीय रूप से असुरक्षित हो जाते हैं। रिपोर्ट के अनुसार बुजुर्गों की उच्च निरक्षरता स्तर स्थिति में और भी बदतर दिखाई दे रही है। निरक्षर है यानी कि वो पढ़ वढ़ नहीं पाते हैं। लगभग 40% अशिक्षित बुजुर्ग इस टाइम माने जा रहे हैं कि भारत में है, उनकी आय का कोई भी साधन नहीं है। इस रिपोर्ट को तैयार करने हेतु 10 राज्यों और 20 टियर 1 और टियर 2 शहरों को शामिल किया गया है। इस रिपोर्ट में 5169 बुजुर्गों और 1333 देखभाल करने वाले लोगों के आधार पर इसको तैयार किया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखो किस प्रकार से बताया गया है हर एक स्टेट में कि कैसे क्या चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत में किस म्यूजियम को यूनेस्को के 7 खूबसूरत म्यूजियम में शामिल किया गया है? सारनाथ स्मृति वन, अर्थक्वेक म्यूजियम, नेपियर म्यूजियम या फिर सालार जंग म्यूजियम। देखिए आंसर जो भी उसका वो ठीक है, लेकिन बाकी म्यूजियम कहाँ पर स्थित हैं उसका आंसर मुझे ज़रूर देना कि सालार म्यूजियम आपका कहाँ पे है, नेपियर म्यूजियम कहाँ पर है, सारनाथ म्यूजियम कहाँ पर है। ठीक है, कमेंट में आंसर ज़रूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपकी कोई एडवाइस है तो मुझे ज़रूर दीजिए। मंथली करेंट अफेयर अब आपकी आ जाती है। यदि उसके अलावा आपको और कुछ भी चाहिए देन आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि क्या इसमें अपडेट किया जा सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।